चढ़ती कला टाइम टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। मैं हूं आपके साथ सतीश सीकरी अपने स्पेशल शो पंजाब हरियाणा गेल गेल में। आज जो है दिल्ली में है और दिल्ली में आज मौका है एक ऐसे उत्सव का जहां जो है देश और पूरी दुनिया से लोग जो है इकट्ठे हुए हैं। मनीष मीडिया ने जो है एक कॉफ़ी बुक लॉन्च की। ये इसमें वो लोग हैं जिन्होंने भारत से बाहर जाकर अपनी पहचान बनाई और वो जो है भारत की शान बने। मेरे छोटे भाई मनीष कुमावत जी, अभिषेक, मंच पर और मंच के सामने बैठी हुई हमारी भाभी, मैं प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित साइंटिस्ट एंड एडुकेटर आदरणीय श्री वी.आई. लक्ष्मणन जी, आदरणीय ईश्वर कुमार जी, इस सभागार में उपस्थित मेरे मित्र, मेरे मेंटर आदरणीय श्री ललित के पंवार साहब, मंच के सामने बैठे हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण और दुनिया के अलग अलग कोनों से, अनेक देशों से हम सब के बीच में उपस्थित ऐसे सारे देवियों और सज्जनों जिन्होंने भारत का मान और सम्मान अपने पुरुषार्थ परिश्रम से बढ़ाया, मैं आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। मित्रों, आज का ये अवसर केवल एक पुस्तक के लोकार्पण का अवसर नहीं है। मैं ये मानता हूं और गर्व के साथ में ये कह सकता हूं कि आज का ये कार्यक्रम भारत की अस्मिता का उत्सव है। आज का ये कार्यक्रम भारत के गौरव के प्रकटीकरण का, सम्मान का उत्सव। और एक ऐसे समय में जब हम सब लोग एक पुस्तक के लोकार्पण के निमित्त यहाँ एकत्रित आए, उस पुस्तक का नाम अपने आप में इस कार्यक्रम की और उस पुस्तक में छपे हुए ऐसे सारे लोग जिनका नाम इस पुस्तक में उद्धृत होगा, सम्मान के साथ में जिनका नाम, जिनका उल्लेख, द इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ देयर इनक्रेडिबल जर्नी जिस पुस्तक में लिखी गई हो, और निश्चित रूप से जिन लोगों के कृतित्व पर, जैसा मैंने कहा कि पूरा भारत 140 करोड़ लोग आज अभिमान करते हैं, उस पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर हम सब लोग केवल, जैसा मैंने कहा कि किताब का विमोचन करने के लिए नहीं, अपितु वी ऑल आर हियर टू सेलिब्रेट द लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ द वेरी टाइटल विच इज गिवन टू द बुक। देवी और सज्जनों, हम सब लोग ऐसे देशों से यहाँ एकत्रित आए हैं जो वहाँ जहाँ अलग अलग तरह की बोली होगी, अलग अलग तरह की भाषाएं होगी, अलग तरह की संस्कृति होगी, अलग अलग तरह की विचारधाराएं वहाँ होंगी, अलग अलग तरह का वायुमंडल होगा, क्लाइमेटिक जोन डिफरेंट होगी। लेकिन उन सब अलग अलग जगहों पर रहते हुए भी, अलग अलग परिवेश में रहते हुए भी, ओमान से आए हुए सज्जन 5 जनरेशन से वहाँ रह रहे थे। मैं इनके परिवार परिजनों से जब प्रवासी भारतीय दिवस में उड़ीसा में भुवनेश्वर में मिला था, अभी मैं उनका सम्मान जब कर रहा था तो मैंने उनको स्मरण कराया, याद दिलाया। उनकी मैं ग्रैंड डॉटर से मिला था, शी मस्ट बी नॉट मोर देन 7-8 ईयर्स। और हमने वहाँ ओमान में भारत से गए हुए लोग, उनकी 125 साल की यात्रा, द ग्रेट ग्रैंडफादर, उनकी जो है पिक्चर, उनका फ़ोटो, उनका पासपोर्ट उस समय का 125 साल पुराना, उन्होंने जो चिट्ठियाँ भारत में लिखी, उनको जब हमने वहाँ डिस्प्ले किया था, और वो बच्ची सम्मान के साथ में उस 5 जनरेशन की यात्रा को मुझे गुजराती में बता रही थी। वो जो उसका गुजराती बोलना जो है, वो ये दिखाता है कि हम भारत से, चाहे कितने भी जनरेशन पहले भारत से चले गए होंगे, भारत से निकल करके हमने अपनी यात्रा को पूरा किया होगा, कर रहे होंगे, लेकिन भारत और भारत की संस्कृति आज भी आप सबके परिवारों में आज भी जीवित है। और हम सब के लिए एक कॉमन विषय, आप अलग अलग कॉन्टिनेंट से आए हैं, अलग अलग देशों से आए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन द ओनली सिमिलैरिटी बिटवीन अस विच बाइंड्स अस टुगेदर, कि हम सब का दिल भारत के लिए धड़कता है, हम सब भारतीय हैं। और हम सब गर्व से ये बात कहते हैं, सम्मान के साथ में विश्व में सिर उठा करके ये बात कह सकते हैं कि हम सब भारतीय हैं। प्रवासी भारतीय केवल जो है ओवरसीज सिटीजन नहीं होते, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया और एनआरआई मात्र नहीं होते। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि भारत के प्रवासी
भारत के कल्चरल एम्बेसडर के रूप में जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ भारत की खुशबू को, भारत की सुगंध को, भारत की माटी की सुगंध को वहाँ फैलाने के लिए काम करते हैं। दे आर इंडियाज इकोनॉमिक ब्रिजेस। वो भारत की संपन्नता के लिए काम करते हैं, भारत की समृद्धि के लिए काम करते हैं। न केवल अर्थ जो उपार्जन वो करते हैं, द एसेट्स दे क्रिएट, केवल उससे नहीं, द एम्पायर्स दे बिल्ड, उससे केवल मात्र नहीं, अपितु द नॉलेज व्हाट दे गेन एंड दैट नॉलेज दैट व्हाट दे ट्रांसलेट हियर इन इंडिया, उसके माध्यम से आप जिस तरह से भारत के लिए काम करते हैं, भारत के इकोनॉमिक ब्रिज की तरह काम करते हैं, मैं आप सबका उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जब आप अपने देश में सफलता प्राप्त करते हैं तो वो केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती। देश के संसाधन, देश का परिवेश, देश का समाज, देश की व्यवस्था, देश की सरकार उसके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कंट्रीब्यूट करती है, भागीदार होती है, उस सफलता की सहायक होती है। आपका परिवार, आपके परिजन, आपका समाज भी उसमें कहीं ना कहीं आपकी उस सफलता का कंट्रीब्यूटर होता है, उसमें कहीं ना कहीं उसका भी योगदान होता है। लेकिन जब आप दुनिया के किसी दूसरे देश में जाकर के इस तरह की उपलब्धि को हासिल करते हैं तो वो आपकी व्यक्तिगत सफलता होती है, और आपकी व्यक्तिगत सफलता का लाभ जो है वो देश को मिलता है। तब देश कृतज्ञ भाव से आप सबका अभिनंदन करता है, आप सबका सम्मान करता है, आप सबका अभिवादन करता है। जब आप विज्ञान के क्षेत्र में विकास करते हैं तो भारत की क्षमता, भारत की बौद्धिक क्षमता, भारत की बौद्धिक संपदा का पूरे विश्व में पहचान बनती है। जब आप इकोनॉमी के क्षेत्र में जाकर के एक्सेल करते हैं तो भारत की इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग फॉर इकोनॉमी जो है, भारत की अंडरस्टैंडिंग फॉर अकाउंट्स जो है, उसका पूरा परचम पूरे विश्व भर में फैलता है। जब आप व्यापार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में जाकर के और आप कहीं एक्सेल करते हैं तो इंडिया की एंटरप्राइज स्किल जो है उसकी पहचान पूरे विश्व भर में बनती है। और मित्रों, जब आप संस्कृति का संरक्षण अपने परिवार में वहाँ करते हैं और उस संस्कृति की खुशबू का प्रकटीकरण पूरे विश्व के जिस किसी भी देश में जहाँ आप रहते हैं वहाँ करते हैं तो भारत की सिविलाइजेशनल सोल जो है वो पूरे विश्व भर में पहुँचती है। और आप सब लोग अपने परिवारों के माध्यम से, अपने परिवेश में रह करके जहाँ रहते हैं वहाँ भारत की सिविलाइजेशनल सोल को एक्सप्रेस करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए भी आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हमारी परंपरा ये कहती है वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व एक गांव है, पूरा एक कुटुंब है। ये केवल शब्द नहीं है, ये भारत की आत्मा और भारत के विचार जो है उसके मूल में समाहित है। द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। जब भारत के लोग ये कहते हैं तो ये केवल कोई कहावत या उक्ति नहीं होती, अपितु ये भारत की आत्मा और भारत के विचार का प्रकटीकरण होता है, भारत के विचार के विस्तार का प्रकटीकरण होता है। हम गर्व के साथ में कह सकें कि 25 साल 20 साल बाद में जब भारत बदला होगा तब हम गर्व के साथ में कह सकें कि इस भारत के बदलाव में मेरी भी हिस्सेदारी है, भागीदारी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है उसके द्वार पर खड़े हैं हम, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे द्वार पर जो है वो दस्तक दे रही है, इट्स नॉकिंग आवर डोर। आप सब लोग उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके अपने लिए सम्मान के इस अवसर को जो है वो उपयोग करेंगे। इस शुभकामना और अपेक्षा के साथ में आप सबको बहुत सारी बधाई, अभिनंदन। भारत माता की। चढ़ती कला टाइम टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। मैं हूं आपके साथ सतीश सीकरी। इस वक्त डॉक्टर ललित पवार जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आइए सर, बहुत बड़ा अनुभव रहा है आपका ज़िंदगी का। टूरिज्म को आप किस तरह से देखते हो, क्योंकि बहुत लंबा समय आपने जो है इस डिपार्टमेंट को दिया। आज के जो बच्चे हैं कैसे वो इसमें अपना करियर बना सकते हैं? नमस्कार सतीश जी। और सर नमस्कार, मेरी तरफ से आपको स्वागत है आपका। चढ़ती कला के सारे व्यूअर्स को मेरा सत श्रीकाल जी, नमस्कार जी। और बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है सतीश जी। टूरिज़्म या टूरिस्ट, हम सब टूरिस्ट हैं जी। आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए, चाहे किसी बुजुर्ग से पूछ लिए कि घूमने चलेगा, वो कहते हैं लो जी हुण तैयार जी, तैयार है जी। यानी भगवान ने, वाहिगुरु ने, रब ने जब इंसान को बनाया
तो उसके ब्लड के डीएनए में एक टूरिज्म का जीन्स डाल दिए, जी वो पूरे वर्ल्ड में है। एवरीबडी इज़ ए टूरिस्ट। जी अब आप सोच लीजिए कि बंदा जब थक जाएगा काम करके ले जो, चलो थोड़ा मत्था टेक आते हैं जी, हर मंदिर सब जाते हैं, जी चलो थोड़ा सा दिल्ली घूम आते हैं जी। जी तो टूरिज़्म जो है वो एक इंसान को रेगुलर जॉब से जी एक अलग उसको एनर्जी देता है, ब्रेक देता है, जी। और वापस उस जॉब पे आके काम करने की एक नया विजन देता है। जी। जब आप घूमते हैं, जी। नए लोगों से मिलते हैं, नई तरह का खाना खाते हैं, नए नए मॉन्यूमेंट देखते हैं, उससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, उससे आपका ज्ञान बढ़ता है, उससे आपका संपर्क बढ़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो टूरिज़्म एक ऐसा विषय है जो पूरे संसार के हर इंसान से ताल्लुक़ रखता है, और हर इंसान एक टूरिस्ट है। सर इंडिया में टूरिज्म का क्या स्कोप आप देखते हो? ज़बरदस्त है। इंडिया में 20 लाख से ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट हर साल आते हैं, और 200-250 करोड़ लोग, यानी 140 करोड़ हमारी आबादी है, जी वो बंदे खूब जाते हैं। चाहे वो धार्मिक स्थान हो, जी बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरमिंदर साहब, बनारस, काशी आप देखते हैं, जी चाहे हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं हज करने जाते हैं, आप देखिए दरगाह शरीफ जाते हैं, अजमेर हमारी दरगाह राजस्थान की है। हमारे जो बुद्धिस्ट हैं वो आप जाते हैं बौद्ध गया वगैरह, जैन भाई हैं, तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा स्कोप है। और टूरिज़्म सिर्फ रिलीजियस टूरिज़्म नहीं, एडवेंचर टूरिज़्म, लेजर टूरिज़्म, हेरिटेज टूरिज़्म, जहाँ बंदा किले में जाएंगे, हवेलियाँ देखते हैं जी, पूरा रास्ते घूमते हैं। एग्रो टूरिज़्म, अब जैसे पंजाब में है, लोग जाकर देखें जी किस तरह से खेती होती है, हरियाणा में देखो जी कितना ज़बरदस्त मॉडर्न फार्मिंग कैसे होती है, कंबाइन से हार्वेस्टिंग कैसे होता है। आप साउथ में जाइए तो ऑरेंज फार्म्स है कर्नाटक में वगैरह, तो बहुत वैरायटी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी में टूरिज़्म का बहुत बड़ा करीब 12% योगदान हमारे जीडीपी में, 10 से 12% योगदान टूरिज़्म सेक्टर का है। सर आपने बताया जो फॉरेनर टूरिस्ट हैं वो इंडिया में किस तरह का टूरिज़्म पसंद करते हैं? इंडिया में जो हमारी जो इमेज है ना सतीश जी, वो एक बड़ी कल्चरल कंट्री की है जी। एक बड़ा सांस्कृतिक प्रदेश है जी। मेले, त्यौहार, मॉन्यूमेंट, हिस्ट्री, कल्चर, फूड, कॉस्ट्यूम, तो ये हमारी यूएसपी है। 90% जो फॉरेन टूरिस्ट हमारे आते हैं वो हमारी हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स को देखने। जी राजस्थान की आप बात कर भी रहे थे कि लोग तो रेत भी देखने आते हैं, टूरिज़्म का स्कोप इतना है। हाँ बिल्कुल, सैंड ड्यून्स पे आके बंदे घूमते हैं, कैमल राइड करते हैं जी। और आपने देखा होगा सैंड ड्यून्स पे वो ड्यून जो बग्गी होती है, ड्यून बग्गी, जी। उस पर जाते हैं, तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है जी उसमें पूरा। सो हमारे राजस्थान की हवेलियाँ, किले, सैंड ड्यून्स, कैमल सफारी बहुत पॉपुलर है। इंडिया का जो सर यूथ है वो टूरिज्म में किस तरह से स्कोप बना सकता है, रोजगार के अपने साधन वो देख सकता है अपने देश में रहकर? आपके इस पॉपुलर चैनल के माध्यम से इंडिया के यूथ को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस किसी में भी आप जाना चाहें, गाइडिंग में, एजुकेशन में आप जाना चाहें तो अपनी एक ट्रैवल टैक्सी अपनी खुद की कर सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी कर सकते हैं। आप चाहें तो उसमें एक बढ़िया रेस्टोरेंट पंजाबी फूड का, हरियाणी फूड का, हिंदुस्तान का कुछ का खोल सकते हैं, एक हैंडीक्राफ्ट की शॉप खोल सकते हैं, ऑडियो आप गाइड बन सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्कोप है और ये ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको मज़ा आएगा घूमने फिरने का, कभी बोर नहीं होंगे। और नए से नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इसमें आप काम कर सकते हैं और एक बहुत बढ़िया फील्ड है टूरिज़्म का। हॉस्पिटलिटी में आप फूड सर्विस में आ सकते हैं, होटल लाइन में आ सकते हैं, फूड एंड बेवरेज में अच्छे शेफ बन सकते हैं, करोड़ लाखों रुपए की आपकी सैलरी होती है उसमें, तो बहुत अच्छा गजब का स्कोप है। सर अभी एआई की आपने बात की थी, एआई का ज़माना आ गया, जीबी चैटबॉट का ज़माना आ गया, एक शब्द आप डालो और पूरा का पूरा हिस्ट्री आपके सामने है, तो मानव जीवन पर या उसके दिमाग पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि एक शब्द डाला और सब कुछ आ गया, ना कुछ सोचना ना कुछ समझना, लिख के रखा है आपके सामने। हाँ, मैं यही कहता हूँ जी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक टूल है जी। अब इस टूल को अपन टूल की तरह यूज़ करें जी, ये रिप्लेस नहीं कर सकता है। निर्भर ना रहें। नो अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। जी वो बंदा तो बंदा ही रहेगा जी। हाँ, एआई एक टेक्नोलॉजी है, एक टूल है, इसने हमारी मेहनत को कम कर दिया है मगर इसने हमारी इंटेलिजेंस को और हमारी जो थॉट और जो क्रिएटिविटी है उसको कम नहीं किया, उसको और बढ़ाया है। जी।
तो ये एक पॉजिटिव टूल। तो इसको यूज करना चाहिए सर। एक दूसरा ये है कि इसमें जो डाटा सेव होता है उसका मिसयूज क्या हो सकता है कभी? हाँ, उसके लिए अलर्ट से ऐसे प्रोविजंस हैं कि जब आप एआई टूल को यूज़ करें तो सेफ्टी नॉर्म्स उसका ज़रूर रखें, क्योंकि डेटा इज़ द बिग, वो कहते हैं ना आज के ज़माने में डेटा इज़ द न्यू ऑयल जी, बहुत बड़ा रिसोर्स है ये, तो वी शुड बी केयरफुल। आजकल हैकिंग बहुत हो जाती है, साइबर क्राइम हो जाते हैं, तो मेरी यूथ से रिक्वेस्ट है आप इस टूल को जब यूज़ करें प्रिकॉशन रखें और साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखें। सर अगर आप बताना चाहें तो क्या हो सकता है सेफ्टी नॉर्म जिसको हमने ध्यान रखना चाहिए? सेफ्टी टूल्स अवेलेबल हैं, ऐसे ऐप्स हैं जी। उनको आप डाउनलोड कर लीजिए कि अगर मैं चैट जीपीटी कर रहा हूँ तो कौन सा ऐप में डाउनलोड करके हूँ ताकि मेरी सिक्योरिटी, मेरा डेटा मेरे पास रहे और कोई उसको मिसयूज ना करे। देयर आर एप्स एंड साइबर सिक्योरिटी टूल्स आर अवेलेबल, VPN जैसे हैं, उसको यूज़ करना चाहिए। जी सर, आज यहाँ पहुँचे आप, सेमिनार था, तो क्या कहेंगे आप आज के इस माहौल पे? आपका मैसेज क्या रहेगा? मेरा मैसेज ये है कि जितने भी हिंदुस्तानी विश्व में कहीं भी हैं वो अपनी मेहनत से, लगन से, अपने इंटेलिजेंस से और अपने अदब से वो छाए हुए हैं। और हमारे इसीलिए देखिए आप ज्वेल्स ऑफ इंडिया का जो ये प्रोग्राम हो रहा है उसमें सारे वो टॉप इंडियंस हैं जिन्होंने बहुत छोटी शुरुआत की और आज वो सब मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं जी। तो मेरा ये मानना कि इंडिया के दिमाग का जवाब नहीं है। सर बात आपने की भी थी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और AI, तो जो मानव है वो मानव ही रहेगा क्योंकि इसको भी इंसान ने बनाया है, तो इस पे आप क्या कहोगे? मैं ये कह रहा हूँ नो अमाउंट ऑफ AI कैन रिप्लेस HI। जी, AI कैन हेल्प HI बट इट कैन नेवर रिप्लेस, क्योंकि HI ह्यूमन इंटेलिजेंस हैज़ क्रिएटेड AI, AI हैज़ नॉट क्रिएटेड HI। जी जी जी, तो बंदा ही रहेगा। बंदा बंदा रहेगा। थैंक यू सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल जी, रब रखा जी। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर ललित पवार जी। जिस प्रकार अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेद कर जो है अपनी वीरता का परिचय दिया था, ये भारत के वो लोग थे जिन्होंने विदेशों में जाकर भी जो है झंडा लहराया, लेकिन आज भी जो है भारत की जड़ों में इनका विश्वास भारत में है। तो पंजाब हरियाणा गेल गेल में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर। दीजिए इजाज़त, सत श्री अकाल, राम राम।